मेरा नाम सुदीप कुमार है। मैं एक पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र हूँ। मेरा ऑफिस आप लोगों के इंस्टीट्यूट के नीचे ही है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और धन्यवाद देना चाहता हूँ सर को कि सर ने मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ रूबरू होने का, बातचीत करने का। ठीक है, आप लोग लगभग 6-7 क्लास से 10th-12th क्लास तक होंगे सारे बच्चे, है ना। जो 10th के बाद के बच्चे हैं उनको पता है कि भी जैसी क्लास करके निकलेंगे तो फिर वही एक नई दुनिया में जाने वाले हैं। अभी जो स्कूल है ना, स्कूल का टाइम निकल गया। ठीक है, उसके बाद आप एक नई दुनिया में होंगे। उस नई दुनिया में स्कूल में जो मतलब फायदे होते हैं ना, वो सब नहीं मिलेंगे। आपके पास खुली छूट होगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप आगे क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले। आपका कैरियर, आपका भविष्य, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है जो आप करने वाले हो। ठीक है, जैसा आप सोचते हो। जैसे भी सोशल मीडिया में डिबेट चल रही थी, एक उसका डिसएडवांटेज बता रहा था, एक उसका एडवांटेज बता रहा था। तो वो डिपेंड करता है। लाइफ भी ऐसी होती है। लाइफ में आप किस तरीके से सोचते हैं, हमारा अप्रोच कैसा है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। चीज़ें सेम हैं, ठीक है, सब कुछ सेम है, लेकिन आप कैसे सोचते हैं। अब मैं मोटिवेशनल स्पीकर की तरह आपको मोटिवेशन वाला भाषण नहीं देना चाहता। मैं मुद्दे की बात करता हूँ, जो मेरा सब्जेक्ट है। मैं पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर हूँ। तो मैं आपके पर्सनल फाइनेंस को, यानी भविष्य में जो आप कमाने वाले हैं या जो आप बिजनेस से कमाएं चाहे ऑफिस कमाएं, उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या कर सकते हैं, उस पर थोड़ा एक ब्रीफ में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप में से जो भी कोई भी बता सकता है कौन क्या क्या करना चाहता है। बताओ एक लाइन से, बताओ क्या करना चाहते हो आप। एम क्या है? कोई ऐसा है मुझे बता पाए अपना एम? बताइए। कमर्शियल पायलट। कमर्शियल पायलट क्यों करना चाहते हो ऐसा? कमर्शियल पायलट क्यों बनना चाहते हो? नहीं बेटा, कोई और? इंटीरियर डिजाइनर क्यों बनना चाहते हो आप? इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है? मतलब बनते क्या करोगे? कंपनीज हायर करती है। कंपनी हायर कर लेती। कंपनी हायर करके आपको मान लो हायर कर दिया, क्या किस लिए हायर करेगी? आपको क्या फायदा है? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? क्यों पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? मनी मिलेगी, पैसे मिलेंगे। ठीक है, और कोई बताइए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्यों बनना चाहते हो? मेरे को एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट है, इंजन में इंटरेस्ट है। अच्छा, तो क्यों इंटरेस्ट है? मतलब ऐसा मतलब बनना है बस, मतलब क्या ऐसा क्या मिलने वाला है इसके आप बनना चाहते हो? पैकेज मिलेगा। पैकेज मतलब पैसा। सबसे हार्ड यही इंजीनियरिंग में। फैयाज भैया बताओ क्या करना चाहते हो जिंदगी में? फैयाज नाम है क्या? फैजान भैया बताओ क्या करना चाहते हो? सर मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। बिजनेसमैन। तो दो लोग तो नौकरी तरफ है, एक बिजनेसमैन वाला मिल गया। तो क्यों बिजनेस करना चाहते हो? सर मैं बिजनेसमैन इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो भी लोग निकलते हैं 12वीं के बाद वो सोचते हैं कोई छोटा मोटा कोर्स कर लूँ और मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी। या फिर बड़े कोर्स की बात कर रहे हैं आप, छोटा मोटी बात कर रहे हो। चलो कोई बात सर नॉर्मल जो लोग सोचते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। कई लोग काफ़ी आगे का सोचते हैं, कई लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि मैं दूसरों के लिए नौकरी नहीं करूँगा और अपने बिजनेस के लिए आगे बढ़ूँगा। बिग हैंड्स फॉर हमारे देश के सारे बच्चे ऐसे सोचने लगे ना तो मजा आ जाएगा। मतलब हमारे देश में नौकरियों की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, और अच्छी बात है। मतलब क्या होता है ना कि जब हम लोग 18 साल के आसपास होते हैं ना और 24 तक होते हैं, बहुत सारे हमारे सपने होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। और धीरे धीरे से उम्र निकलती जाती है ना, 65 के 60 आते हैं तो सपने खत्म हो चुके होते हैं। फिर जैसे जैसे जिंदगी कट रही होती है, लेकिन ये सपने क्यों खत्म हो रहे होते हैं? कुल मिला के जो भी उन्होंने काम किया होता है, जो पैसा कमाया होता है, जिन लोगों ने उस पैसे को मैनेज कर दिया होता है ढंग से, तो उन्होंने अपनी लाइफ के गोल्स पूरे किए होते हैं टाइमली। जिनके लाइफ के गोल्स टाइमली पूरे होते हैं वो खुश रहते हैं, और जिनके नहीं होते हैं वो ऐसे अपने दोस्तों को बाद में फोन करते हैं, यार भाई बस जिंदगी कट रही है। बस यार, मतलब अब क्या होता है, इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो चाहते थे वो कर भी लिया, फिर भी बोलेंगे अरे यार जिंदगी कट रही है भाई, पता नहीं यार पैसे इतने कमाता हूँ कहाँ से रहते हैं। जैसे इन्होंने बोला मैं एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनूंगा, तो बन भी गए, मान लेते हैं हम ये बन गए। उसके बाद भी बोल सकते हैं यार पैसा तो कुछ मिलता, पता नहीं कहाँ जा रहा है पैसा। तो पैसा कहाँ जा रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, पैसे को मैनेज करना ना बहुत सिंपल से रूल्स हैं। अगर वो रूल्स आप फॉलो करते हो, अगर वो रूल्स आप फॉलो नहीं करोगे, आप चाहे कितना भी कमा लो आप दुखी ही रहोगे। और अगर आप कम से कम भी कमाओगे ना, जैसे अभी आपने बोला छोटी मोटी नौकरी करके जल्दी जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं, तो छोटी मोटी नौकरी या छोटे कोर्स करके पैसा कितना कमाएंगे वो बात की बात है। बड़ा भी कमा सकते हैं, छोटा कमा सकते, डिपेंड करता है उस स्किल्स की वैल्यू क्या है उसमें। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है
कि जो आप पैसा कमा रहे थे उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ कि मैं पैसे कैसे मैनेज किया जाता है। अब पैसा जो आप कमाते हो ना, कभी भी ना लोगों आपने सुना होगा कितनी तरीके हैं पैसे बचाने के, बचाना आना चाहिए पैसे का। कोई जानता है क्या क्या तरीके हैं पैसे बचाने के? बैंक में क्या कराओगे? डिपॉजिट करें। किसमें डिपॉजिट करोगे? FD। FD हो गया। और इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट कहाँ? स्टॉक्स वगैरह, स्टॉक्स वगैरह में। बिजनेस में। बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लैंड में इन्वेस्ट कर बिजनेस इन्वेस्ट करना ना वो इन्वेस्टमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, वो बिजनेस है, वो अलग चीज है। लैंड और गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में कर सकते हो, ठीक है, लैंड में कर सकते हो, और लैंड में कर सकते हो, और स्टॉक्स में कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। म्यूचुअल फंड सुने हैं? और LIC किसने बोला? भाई होगा। ठीक है, अब इसमें भी मैं क्या है कि अब मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ। 2-3 चीज़ आपको मोटी मोटी समझनी है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, उस हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर आते रहे ना, तो आप आराम से अच्छा पैसा बनाओगे। देखो ये जो FD है, इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। लैंड को हटा देते हैं, ठीक है, लैंड एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसका लोग लैंड को ना इन्वेस्टमेंट की तरह लेने लगे हैं, पर ये इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई तो लोग उसको शेयर परचेज ज़्यादा कर देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट में आ गया। ऐसा मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट चीज़ थी नहीं। बाकी जो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं क्यों नहीं है जी, इसमें कितना ग्रोथ आती है, वो अलग बात है, तो मैटर ऑफ डिस्कशन हो जाएगा। बाकी ये चीज़ें जैसे FD है, ठीक है, मैं 2 कैटेगरी बोलता हूँ, एक डेब्ट बोलता हूँ, एक इक्विटी बोलता हूँ, ठीक है। डेब्ट और इक्विटी, डेब्ट का कॉमर्स वाले हैं इसमें कोई, और कोई है कॉमर्स वाला? सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोड्यूस क्या बात है, ऐसे मैनेजमेंट पढ़ रहे हो। डेब्ट और इक्विटी क्या होता है? डेब्ट क्या होता है? डिवेंचर्स और और इक्विटी। इक्विटी क्या अभी होता ये चल रहा है सर। है? चल रहा है, समझ नहीं आ रही। शेयर होता है, हाँ। वो इक्वली मिलता है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, चलो मैं इसको समझाने की एक लेमैन की भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है किसी और के विचार मेरे से मिलते हों, किसी के ना मिलते हों, और एक मैं जैसे समझता हूँ। डेब्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो मैदान साहब का बिजनेस है, ये बहुत बड़ा इनका बिजनेस है, किसी चीज़ का हो सकता है, किसका हो सकता है सर फूड्स है? जंक फूड का इनका बिजनेस है। तो ये मेरे पास आए और उन्होंने बोला भैया मेरे को ना 10,000 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा? कह रहा यार 10,000 रुपये दे दो और 10,000 रुपये मैं इन्वेस्ट करूँगा। मैंने कहा ठीक है, तो 10,000 रुपये मैंने दिए और उन्होंने इन्वेस्ट किए और 10 के 20 बना दिए अगले 1 महीने में। और मैंने कहा यार मेरा ब्याज तो 10% था, हमारी बात हो गई थी 10% की, तो 10% जो ब्याज था मेरा, इन्होंने मुझे 10,000 की बदले कितना दिया? 10% ब्याज यानी 1,000 और जोड़ा, नहीं टोटल कितना हुआ? 11,000 रुपये, 9,000 की जेब में। फिर मैं बोला एक काम करो भैया फिर दे दो पैसे, मैंने फिर दे दिए, मुझे 1,000 रुपये फायदा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या फिक्स पैसा मिलता है। तो जिस भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको फिक्स पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब आते हैं इक्विटी वाले। अब मेरे मन में लालच आ गया, अब मैंने कहा फैजान भैया ये 10,000 रुपये करते क्या हो? मेरा देखो आपके सामने हमारा ये बिजनेस है, अरे वो तो ठीक है लेकिन आप कितना कमा देते हो? बोला ये नहीं बताऊँगा। मैंने फिर उसको बहलाया फुसलाया, ठीक है। फिर उसने बता दिया कि देखो आपसे मैं 10,000 लेता हूँ लेकिन मैं 1 महीने में 10 के 20 बनाता हूँ। मेरे को ज़मीन किसी भी मैंने कहा 10 के 20 बनाता है और मेरे को 1,000 रुपये मिलते हैं खाली। मैंने कहा फिर उसने बोला मेरे को पैसे दो, मैं फिर लगाऊंगा। मैंने कहा मैं नहीं देता, और नहीं प्लीज़ दो, मैं नहीं देता। मैंने कहा दूंगा लेकिन इस बार हम आधा बांटेंगे। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप 10 के 20 ले दो। मैंने कहा नहीं मैं तो आधा तो मैं क्या कर रहा था, इसके साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे समझाने की कोशिश की देखो भैया बहुत रिस्क है, कई बार खाना वाना खराब भी हो जाता है, कई बार दिखता नहीं है, नुकसान हो जाता है। तो अगर आपको नुकसान हो गया तो मैंने कोई बात नहीं देख लेंगे, मैं भी मतलब फुल कसर में आ गया, ठीक है, पार्टनरशिप के चक्कर में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस बार 10,000 दिए और 10 के 20 बने। तो इस बार इसने मेरे को कितने वापस किए? 10,000 मेरा प्रिंसिपल और 5,000 प्रॉफिट वाला, है ना। इनका तो कुछ लगा नहीं था, मेरा ही था ना प्रिंसिपल, तो अब 5,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इनका 5,000 मेरा 5,000। अगले महीने वैसे कहानी चली।
तीसरे महीने में चली, 5वें महीने कुछ ऐसा हुआ कि इनको नुकसान हुआ और ये 10,000 की जगह मेरे पास कितने लेकर आए, 8,000 रुपये। बोले भैया प्रॉफिट तो छोड़ो, ये 2,000 नुकसान भी हो गया। तो मुझे लगा यार मुझे नुकसान कैसे हो गया, बोला मैंने बोला नहीं था आपको नुकसान हो सकता है, बिजनेस तो बिजनेस है, इक्विटी ली है ना आपने, हिस्सा लिया था। तो क्या होता है इक्विटी जो होती है ना उसमें हम मतलब बिजनेस को बांट लेते हैं, ठीक है, किसी बिजनेस का हिस्सा लेना उसे इक्विटी लेना कहते हैं। तो सिंपल टर्म में इक्विटी मतलब जहाँ पर आप हिस्सेदारी ले रहे हैं, डेब्ट मतलब जहाँ पे आप फिक्स पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे एफडी हो गई और ये क्या स्टॉक्स हो गए, गोल्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एलआईसी हो गया, इनको इसी कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। एफडी है ये डेब्ट का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप एफडी कराओ, अपना पैसा बैंक को दो, बैंक उसमें जो भी बिजनेस करती है आपको कुछ पैसा देती है, तो आपका रिस्क नहीं है, ठीक है। और इक्विटी वाले पार्ट रिस्क होगा, स्टॉक्स हाईली रिस्क वाली चीजें, ठीक है, इसमें आपका रिस्क है, हाई रिस्क है, वो डिपेंड करता है आप कितने समझदार हो, कैसे उसको मैनेज करते हो उसके ऊपर, तो बात की बात है। वैसे गोल्ड में भी रिस्क है, पर इसको ना तो हम डेब्ट में रखते हैं ना इक्विटी में रखते हैं। गोल्ड एक अलग जैसे लैंड है ना वैसी चीज है, ठीक है। इसको वैसे गोल्ड क्या है, सेफ हेवन बोलते हैं इसको, ये सेफ्टी के हिसाब से गोल्ड ले जाता है, ठीक है। तो उसको हम ना तो डेब्ट में रखेंगे इक्विटी में। म्यूचुअल फंड ये इक्विटी है। एलआईसी क्या है, एक अलग प्रोडक्ट है जो कि डेब्ट और इक्विटी को मिक्स करके अपने प्रोडक्ट बनाता है। एलआईसी कंपनी है, भारतीय जीवन बीमा निगम, ये इंश्योरेंस कंपनी है। तो वो अपनी जो भी पॉलिसीज बनाती है उसमें डेब्ट और इक्विटी का सामान रखती है कि भाई ये वाला डेब्ट वाला पार्ट है हमारा, ये इक्विटी वाला है। यानी एलआईसी की जो ट्रेडिशनल पॉलिसी है उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको फिक्स ब्याज मिलेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग हिसाब से, और अगर यूनिट ट्रांसफर लेते हैं तो वो इक्विटी में लगेगा। तो मैंने डेब्ट और इक्विटी का आपको समझाने की कोशिश की है। किसी को कोई डाउट, कोई जल्दीबाजी में तो नहीं हो रहा, जल्दी बोल रहा हूँ। आपको ऐसे पहले मालूम था इस तरीके से डेब्ट और इक्विटी का फर्क, किसी को मालूम था ऐसे? मतलब कॉमर्स वाले मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। नहीं आपको तो मालूम हो गई। तो एक तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। फिर आप जो भी बिजनेस में कमाएंगे ना, सेविंग करना बहुत जरूरी है, ये सभी जानते हैं। तो कैसे सेविंग कर सकते हैं आप जो भी अर्निंग करोगे उसमें से सेविंग कैसे करोगे, उसमें से एक्सपेंसेस काट लोगे और बचा हुआ पैसा वो आपका सेविंग होगा, और उसी सेविंग को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे करते हैं ना सब लोग, ऐसे करते हैं ना। आपने 10,000 कमाए थे, उसमें से आपने 8,000 आपका खर्चा है, 8,000 रुपये आपने खर्च कर दिया, और उसके बाद आपका 2,000 बच गया, और वो 2,000 रुपये भी आपने इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे होता है सेविंग। पर ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। अगर आप लाइफ में ऐसे चले ना तो कभी जिंदगी में पैसा नहीं जोड़ पाओगे, ये गलत तरीका है, ठीक है। आपको इसका थोड़ा सा अलग करना है। क्या करना है, आपने जो भी कमाना है उसमें से अपना पहले सेविंग वाला पार्ट, सपोज करो आप 10,000 रुपये कमाते हैं और उसमें से आप 2,000 रुपये बचाते हैं, ठीक है। ये 2,000 रुपये पहले ही हटा देना है, और बचे हुआ 8,000 रुपये ये आपको एक्सपेंस बन गया, ठीक है। इस 8,000 रुपये से अपना गुजारा करना चाहे कैसे भी करोगे। अगर ये आप अप्रोच रखेंगे तभी आप जिंदगी में पैसा जोड़ पाएंगे। और छोटे छोटे नियम हैं, ये रूल्स हैं, ठीक है, ये प्रूफ रूल्स हैं, मतलब इसमें कोई संशय की बात नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर ऐसा आप पैसा नहीं जोड़ पाओगे। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, जब भी कहता हूँ भाई पॉलिसी करा लो, तो क्या कहते हैं, पैसे नहीं है, पैसे बचते ही नहीं है। मन तो है मेरा, पैसे बचते ही नहीं है। म्यूचुअल फंड में डाल दो यार, पैसे में इस महीने दे सकता हूँ, अगले महीने मुश्किल है। कोई कहता है 15 साल की इससे बात सुनता है, इतना लंबा, अरे 1-2 साल की बात हो सोचे भी, है ना। इसलिए सबसे ज़्यादा एफडी बिकती है, क्योंकि 1.5-2 साल एफडी कराते हैं वो लोग, और कुछ समय बाद जाके इसको जरूरत पड़ी तो तोड़ भी देते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म की सेविंग कर नहीं पाते हैं, या मिड टर्म के बाद शॉर्ट टर्म में सेविंग करते हुए कुछ लोग, और वो सेविंग भी इमरजेंसी आती है तो टूट जाती है, ठीक है। तो बड़ा पैसा इसमें लोग नहीं बना पाते। एक तो ये नियम है कि आपको जो भी आप कमाएंगे, चाहे कितना भी कम कमाएं, बात ये नहीं कि कम कोई कमाएगा कोई ज़्यादा कमाएगा, वो डिपेंड करता है किस स्किल्स पे उनका उस समय स्किल्स की क्या वैल्यू है, ठीक है। आप जो भी कमाएंगे उस पैसे में से आप शुरू में कितना बचा लेते हैं, आप जो बचा के रख देंगे ना वही आपकी बचत है, और उसको आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो एक तो ये नियम बता दिया। अब एक और, सेविंग कितने टाइम के हिसाब से उसको बांटते हैं। 3 तरह की सेविंग होती है, या इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म,
मिड टर्म या शॉर्ट टर्म। अच्छा, ये टाइम कैसे डिवाइड होता है, इसको भी ना अपने गोल्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, गोल्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। गोल्स में क्या आता है, जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ तो अपने बच्चों की पढ़ाई, और बच्चों की पढ़ाई जल्दी होती है, शादी के लिए लोग बचत करते हैं, प्लस अपने रिटायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये लॉन्ग टर्म में आती हैं। ठीक है, मिड टर्म में क्या आती है, मिड टर्म में होता है जैसे इसका टाइम क्या होता है, 10 साल से ऊपर का जितना भी टाइम होता है ना, 10 से 20 साल या कई लोग 25 साल की प्लानिंग करते हैं, डिपेंड करता है उनकी एज के हिसाब से, वो लॉन्ग टर्म में आती है। मिड टर्म में क्या आता है, जब भी आप 5 से 10 साल की पीरियड के लिए कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो मिड टर्म का होता है। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म में क्या आता है, शॉर्ट टर्म में जब भी आपको 5 साल से शॉर्ट टर्म में आपको पैसा रखना है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में आता है। तो एफडी ऐसी चीज़ें है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, या म्यूचुअल फंड भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एफडी या म्यूचुअल फंड ये शॉर्ट टर्म में होता है। मिड टर्म इसमें क्या आ सकता है, एलआईसी की लिमिट पॉलिसीज होती हैं, या फिर आपका म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सब आपके मिड टर्म के आते हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ पे शेयर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि शेयर्स में हैवी रिस्की होते हैं। ठीक है, वो अलग चीज़ है, उसमें फिर डिस्कशन डिटेल भी करना पड़ेगा, तो उसमें तो आप कभी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म रखो चाहे मिड टर्म रखो, वो अलग चीज़ है। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म में क्या आता है, लॉन्ग टर्म में जहाँ तक क्या होता है, जो एलआईसी की पॉलिसीज होती हैं, ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा ना, एलआईसी पॉलिसी कभी भी 10 साल 15 साल से नीचे होती ही नहीं है। क्यों होती है ऐसा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जाके आपने जो भी सेविंग, सपोज आपने एक एफडी करी 5 साल तक रखी, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ भी हो गया, और अगर पैसे की सबसे पहले जाके वही टूटेंगी, तो आपने 5 साल जो बचाया, 5 साल में 5 लाख बचाए, इमरजेंसी आई, टूट के 0। ठीक है, फिर अगले 5 साल बचाया, 5 लाख हुए, इमरजेंसी आई, टूट के 0। फिर अगले 5 साल बचाया, 5 लाख हुए, इमरजेंसी आई, टूट के 0। 15 साल में आपका नेट बाद में 0 ही होगा। ऐसा ही होता है। ठीक है, इसीलिए लॉन्ग टर्म की सेविंग अलग रखनी चाहिए, शॉर्ट टर्म की अलग रखनी चाहिए, और मिड टर्म की अलग रखनी चाहिए, जिससे कि कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये वाला पार्ट खत्म ना हो। ये अलग काम पे रखना था, ये बहुत अगर एक्सट्रीम इमरजेंसी होगी तो अलग बात है। इसके अलावा कम से कम आपका 6 महीने से लेकर 1 साल का फंड घर में हमेशा होना चाहिए, उसे एक इमरजेंसी फंड भी कहते हैं। ठीक है, इसको एफडी ना करो, उसको सीधा अपने सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, तो एक ये चीज़ समझ में आ गई, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म। ठीक है, आपने तो पढ़ाई की इससे कुछ स्कूल में बताते हैं, सर सिखाते हैं। आजकल तो ये सर कॉमर्स में म्यूचुअल फंड, ये सब चीज़ें, एलआईसी वैसे सब कुछ बताते हैं ना, टेक्स्ट बुक में भी है, पहले नहीं पढ़ना। तो ये सब चीज़ें हैं। ज़्यादा बोरिंग तो नहीं लग रहा है? नहीं। समझ में आ रहा है? आप जब भी यहाँ से निकल के जो भी आप काम करेंगे, मतलब यहाँ के जाने के बाद आप ग्रेजुएशन करने के जाएंगे, 3 साल 4 साल 5 साल जो भी आप करेंगे, उसके जॉब वगैरह ढूंढेंगे, कोई बिजनेस के लिए जाएगा, तो जो भी आप काम करेंगे, अर्निंग जो करेंगे, अर्निंग में से चाहे बिल्कुल छोटी सी अर्निंग हो, भले ही आप 5000 रुपये कमाते हो, चाहे पार्ट टाइम कमाओ, बस सेविंग जरूर करना। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी कभी भी कुछ अगर इससे पूछना हो, मैं खुद कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो वैसे ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। बाकी किसी का कोई डाउट है तो बताइए। What is the best way of saving money and how I can get more benefit than saving of money? What is the best way of saving money? FD, LIC. सारे बेस्ट, वो डिपेंड करता है कि आपको मैंने 3 कैटेगरी बताई थी ना आपको, आपका टारगेट क्या है, गोल क्या है, उस गोल के अकॉर्डिंग जो भी आप इंस्ट्रूमेंट पकड़ोगे ना, उसमें सेविंग करोगे। जैसे सपोज करो कि 2 साल बाद आपके घर में सिस्टर की शादी है और आप कमाते हो, आपको पैसे बचाने हैं, आप जाके एलआईसी करा दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 साल बाद आपको पैसे चाहिए। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके लिए फिर आपको एफडी करना पड़ेगा। फिक्स डेट पता है, मुझे पैसा जोड़ना है, अब ब्याज जो भी मिलेगा अलग बात है, ठीक ठाक ही मिलेगा, मुझे 5-6% मिलेगा, और मेरे को मेरा फिक्स गोल है। ठीक है, आप सोचते हो कि मैं कमाना शुरू किया हूँ, मेरा 15-20 साल में अच्छा खासा पैसा मेरे पास होना चाहिए, तो आप शेयर्स में डाल सकते हैं या एलआईसी कर सकते हैं। आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट है, आपका गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, फाइनेंशियल गोल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है बेस्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट कौन सा रहेगा या बेस्ट वे कौन सा रहेगा। और आपने दूसरा क्या सवाल पूछा था? Benefit. बेनिफिट, ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ है, जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट। Share market. High risk, high earning, low risk,
हाई रिस्क हाई अर्निंग, लो रिस्क लो अर्निंग। हाई रिस्क हाई लॉस भी होगा। ठीक है, आपके अंदर कितना रिस्क को झेलने की क्षमता है, कितना आप एडजस्टेड रिस्क लेते हो या रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो, कितना आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को समझते हो और आपका रिस्क टेकिंग प्रोफाइल क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत अलग अलग फैक्टर्स को एनालाइज करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये नहीं कि आजकल मैं देखता हूँ कि हर कोई जीरोधा में जाके अकाउंट खोला खूब सारे और शेयर्स खरीदे, हमको लगा कि एकदम से रात रात रईस हो जाएंगे और उसके बाद वो कुछ समय तक तो चला, मजा आ रहा था क्योंकि लॉकडाउन में, और अब सारा मजा खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन वो तरीका नहीं है। तरीका कि अगर आप कोई शेयर्स खरीदे तो क्यों खरीदे, अगर आपने LIC ली है तो क्यों ली, उसका पर्पज आपको क्लियर होना चाहिए। अगर वो आपको नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने हाई रिस्क ले लिया तो हाई रिटर्न आएगी, ऐसा भी नहीं है। हाई रिस्क लिया 0 रिटर्न भी हो सकते हैं। बिटकॉइन याद है ना सबको, 0 रिटर्न। ठीक है, आपको पता ही नहीं लोगों को होता क्या बिटकॉइन, कहाँ लगा रहे हैं, उसका बिजनेस क्या है, मॉडल क्या है, दोस्ती लगाए जा रहे हैं। और कई लोग बताएंगे कि मैं भी लगाया था, लेकिन लगाते समय। ठीक है, तो एक तो ये हो गया शेयर्स में। शेयर्स में आप निफ्टी 50 के अंदर के जो 50 शेयर्स है ना वो लेकर रख सकते हो, ETF रख सकते हो, म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, डायरेक्ट शेयर्स अगर आप स्टडी कर सकते हो, उसका फंडामेंटल पता है, वेट कर सकते हो, टेक्निकल पता है, ये सब चीज़ें तो फिर उसमें जाओ। और नहीं तो अपना पैसा किसी फंड मैनेजर को दो, बहुत सारे अदर प्रोडक्ट भी आ गए हैं उसमें कर सकते हो। LIC को दे दो, LIC आपका पैसा बहुत अच्छा ब्रांच देती है। अभी हमारे LIC की पॉलिसी में निवेश प्लस में पिछले 3 साल में 19% CAGR आया है। 19% CAGR कम नहीं होता, बहुत होता है। और अगर 19% तो छोड़ो, 15% एवरेज CAGR भी अगले 15 साल 20 साल आगे बहुत बड़ा पैसा बनता है। आपका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि जो निफ्टी जो हमारा ये है इंडेक्स है निफ्टी 50 से बोलते हैं, उसका एवरेज रिटर्न 14 से 15% होता है। आप खुद भी अगर सोचो कि मैं डायरेक्ट स्टॉक भी लेता हूँ और उस इंडेक्स को बीट कर लेता हूँ तो आप कई फंड मैनेजर से आगे निकल जाओगे। ठीक है, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है। शॉर्ट टर्म में करके मेरे भी पिछले रिटर्न बहुत अच्छे बन गए थे, मेरा पोर्टफोलियो 70% ऊपर था। ठीक है, आप 11% में। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे समय निकलता है ना आपके रिटर्न ऊपर नीचे हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में जो ज़्यादा लंबे समय में ज़्यादा अच्छा रिटर्न निकालेगा ना, अच्छा रिटर्न मतलब 15% से ऊपर निकल गया ना तो बहुत बड़ी बात है, पर ऐसे नहीं निकलेगा। हवाबाजी में टसलबाजी नहीं निकलता, फिर बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत सीखना पड़ता है और प्रैक्टिस की होनी चाहिए, पेशेंस चाहिए। और जितने भी स्टॉक मार्केट के जो वृद्ध लोग हैं, जो दिग्गज हैं, उनको सुनना चाहिए। उनको सुनने से आपकी समझ बढ़ेगी तो आप कैसा कर पाओगे, गारंटी नहीं कर पाओगे। और अगर आपको लगता है कि यार मैं अपने काम में बिजनेस में ध्यान देता हूँ और मेरा सीधा 10 का 20 मिलता है, पैसा बचाते हैं और बचा के फंड में दे देते हैं, लाइफ के वो फंड में 2% कमीशन देगा। ठीक है, रेसिव देते हैं 2% कमीशन देगी, लेकिन कम से हमारा पैसा बढ़ाएगी ना, कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं ये टॉपिक यहीं खत्म करता हूँ और मुझे आज तक आप लोगों को समझ में आएगा।